नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। गैरसैंण में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में करीब 57,400 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए करीब 57 करोड़ परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए दिए गए और 20 करोड़ मुख्यमंत्री राज्य कृषि योजना के लिए। बताते चले कि सीएम ने आज अपने अपने कार्यालय का 5वें बजट का बजट पेश किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 साल से जो परियोजनाएं चल रही हैं उनको जल्द पूरा करने का लक्ष्य है। साथ ही कहा कि प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील राज्य है और रेनी गांव की आपदा में भारी क्षति हुई है और वहां पर एसडीआरएफ, पुलिस और सेना ने बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई भी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन योजना, नमांगी गंगे देहरादून स्मार्ट सिटी योजना भी चल रही है और कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से उधम सिंह नगर को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार ने बिलोचियों को खत्म किया है और सीएम ने कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं को भी नमन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुरक्षा कर्मियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक बॉर्डर पर रहकर अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने और कुछ क्या कहा है, आइए देखते हैं। रूप में मनाया जाता। आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। 1972 4 मार्च से ये दिवस इस रूप में मनाया जाता है। यह दिन समर्पित है हमारे उन सैनिकों को, अर्धसैनिकों को और पुलिस बलों को जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हरदम तैयार रहते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर भी राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं। इस वर्ष एक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और इस वर्ष की जो थीम है वो आपदा प्रबंधन पर है। हम इस सप्ताह को जो 4 से और 10 मार्च तक देश भर में मनाया जा रहा है, आपदाओं से हम सबक सीखें और उससे हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इस पर चिंतन मनन होगा। इस अवसर पर मैं तमाम अपनी एजेंसियों को जो सुरक्षा में लगी हुई हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धर्मनगरी हरिद्वार में बनने वाले स्लॉटर हाउस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सरकार से इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार भी जताया है। पर्यटन मंत्री ने कहा है कि धर्मनगरी हरिद्वार स्लॉटर हाउस खुलने जा रहा था और उन्होंने इस मौके पर रोक भी लगाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्लॉटर हाउस पर प्रतिबंध लगा दिया। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद अब धर्मनगरी में पशुवध नहीं होगा। हरिद्वार में जहां पतित पावनी गंगा बहती है और जहां महान कुंभ का पर्व मनाया जा रहा है, अब वहां पशुवध नहीं होगा। हरिद्वार में स्लॉटर हाउस बनने जा रहा था जहां लगभग 500 गायों की वध होता। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि देवनगरी हरिद्वार के अंदर स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब हरिद्वार में कोई भी पशुवध नहीं होगा। स्लॉटर हाउस पर रोक लगा दी गई है और ये सभी धर्म प्रेमियों के लिए बहुत ही शुभ सूचना है, मंगल सूचना है। बागेश्वर में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रदेश उपाध्यक्ष दर्जा मंत्री शेर सिंह गाड़िया ने जिले में विकास की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह समन्वय बनाकर कार्य करें, सरकार की मंशा के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाएं। घसियारी योजना के तहत गांव की हर महिला को जोड़ें ताकि उसे घर बैठे योजना का लाभ भी मिल सके। विकास भवन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में कहा गया कि एक हफ्ते से जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र के गांवों के भ्रमण पर हैं और इस दौरान उन्होंने 25 गांवों का भ्रमण भी किया।
जिसमें कई विकास योजनाओं में ठीक ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ साथ दिशा निर्देश भी दिए। 2011 के अंदर हमने एक ऐसे जो हमारी जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो डाटा था उसको पेश किया था। हमने उसका कुछ टारगेट्स जो थे उसमें फिक्स थे। अभी लगभग 153 के ऊपर में सर्वेक्षण हुआ था, तो तब से लेकर के अब तक जो 10-11 वर्षों का अंतराल है, नेक्स्ट में इसकी सर्वे का काम स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि इस बीच के मध्यांतर में हमारा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको हम गरीबी जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे था, ऐसे व्यक्ति को हमने आर्थिक संरक्षण दिया और उसको सामर्थ्यवान बनाया। एक तो ये था। दूसरा, हम कुछ गोल्स हमारे जो थे, जो हमारे ग्राम पंचायत के अंदर कुछ सारी चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर सकते थे। जैसे हमने मकान का, पानी का, बिजली का, आज भी लगभग बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की। लगातार जो है जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को एकदम से जो है लगातार मॉनिटरिंग करके उन तक पहुंचाने का। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने दावा किया है कि 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव भाजपा व आप के बीच ही सिमट कर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अंतःकलह के कारण इस चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने अपने भागेश्वर के दौरान कहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में जनता का समर्थन मिल रहा है, इससे साफ हो जाता है कि आगामी चुनावों में मुकाबला भाजपा और आप के बीच ही होगा। इससे पहले भागेश्वर पहुंचने पर प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी भव्य का स्वागत भी किया। 22 के चुनावों की तैयारी में लगी हुई है और मैं लगातार सारे पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ। पिछले कड़ी में आज हम बागेश्वर में हैं और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का प्यार और आशीर्वाद जनता में और जो उत्साह हम देख रहे हैं, निश्चित तौर पर 2022 के चुनाव काफ़ी रोमांचक रहने वाले हैं। और जहाँ तक हमें लगता है ये पूरा की पूरा जो चुनाव है ये केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में समेट के रह जाएगा। पूरे के पूरे चुनावी परिदृश्य में कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनकी अंदरूनी लड़ाई इतनी ज़्यादा तेज है कि वो चुनाव लड़ने की और चुनाव तैयारियों में से ज़्यादा अपने से लड़ने में व्यस्त है। मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी जब इस प्रदेश के विकास की और प्रदेश की परिकल्पना के बारे में जब सोचती है तो ये देखती है कि पलायन जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। और पलायन के सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे 3 चीज़ें मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ दे दें तो निश्चित तौर पे जो लोग अभी इस प्रदेश को छोड़ के चले गए हैं वो वापस आएंगे और इस प्रदेश को पुनः आबाद करेंगे और जो सपने थे इस उत्तराखंड को बनाने के समय उनको पूरा करेंगे। वो 3 प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसन में 1 मार्च से शुरू हुए बजट सत्र के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा के बाहर बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत बजट करने से पहले विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने खाली सिलेंडर रखकर बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे आम जनता का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज उत्तराखंड सरकार जो है सदन के अंदर बजट प्रस्तुत करने जा रही है और बजट प्रस्तुत करने से पूर्व हम तमाम कांग्रेस के साथी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये तक पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल जो है सेंचुरी लगाने वाले हैं। गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। वो बाजार में ना सब्जी खरीद सकता ना दाल खरीद सकता है। एक और वो कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर महंगाई ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए और उस महंगाई को कम करने का काम करे। और अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस तरीके से सदन के अंदर जब बढ़ती महंगाई पर हमने कार्य स्थगन लाया था, उनका जवाब था कि उत्तराखंड राज्य के अंदर महंगाई नहीं है। ऐसा लगता है मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए एक विशेष पैकेज भेजते हैं, जिसके बाद जो है भाजपा के लोगों को और सरकार को महंगाई नज़र नहीं आ रही है। इसलिए आज हम यहाँ प्रत्यात्मक रूप से जो है महंगाई के विरुद्ध में अपना धरना देने का काम कर रहे हैं। बजट सत्र आज हमारा प्रमुख रूप से जो 310 में नोटिस आएगा वो बेरोजगारी को लेकर है। बेरोजगारी इसीलिए नहीं कि आप नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं, जो नियुक्त हुए उनकी भी छटनी हुई।
कम से कम 1 लाख लोग यहाँ जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनसे निकाले गए, अब भी धरने में बैठे हुए लोग। और चूँकि वो सभी दिशा में, हरिद्वार में भी, देहरादून में भी है, पन्नगर में भी, तो मैं रोज़ ही फ़ोन करती रहती हूँ। इसके अलावा जो सरकारी नौकरियों में है, ये दवा के जो प्रचार कर रहे हैं बहुत कि हम सस्ती दवाओं का वो खोल दिया हमने, उसमें भी महिलाएं और पुरुष दोनों ही निकाल दिए गए। जिन्हें रखने का, अब बिना उन्हें रखे हुए दवा बट ही नहीं सकती, पर जिन्हें रखने के बारे में अब तक कोई चर्चा सरकार की ओर से, विभाग की ओर से नहीं की गई है। तो वो सब लोग बेरोजगार हैं। फैक्ट्रियों में जो लोग गए थे उन्हें 15-16 साल हो गए थे। साइबर क्राइम से लोगों को जागरूक करने के लिए एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने नई पहल शुरू की है। लगातार बढ़ रही ऑनलाइन ठगी और फेसबुक प्रोफाइल को हैक करके फ्रेंड से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और इससे किस तरह से बचा जाए, इसको लेकर नैनीताल पुलिस द्वारा 35,000 पैम्फलेट छपवाकर घर घर पहुंचाए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों या थाने चौकी में आने वाले लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा सड़कों पर पुलिस द्वारा जिन लोगों के चालान किए जाते हैं उन्हें भी पैम्फलेट देकर साइबर ठगी और सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे सेव करने के लिए जागरूक किया जाएगा, ये भी बताया जाएगा। एसएसपी के निर्देश पर पूरे जिले में ये व्यापक पहल शुरू कर दी गई है। सबसे पहले तो हम साइबर क्राइम से रिलेटेड जो अवेयरनेस है उसमें हम लोग बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने ऐसे 35,000 करीब पैम्फलेट छपवाए हैं, जो कि हम लोग अखबारों के थ्रू भी डेली जो न्यूज़पेपर्स बढ़ते हैं उसमें भी दे रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे जैसे हम ट्रैफिक की चेकिंग करते हैं, चालान काटते हैं, तो उन लोगों को भी देते हैं। थाने चौकियों पर भी जो लोग आ रहे हैं किसी भी अपनी कंप्लेंट को लेकर के, जो विजिटर्स हैं ऑफिस में आ रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं। और कुछ हमने अलग अलग विभिन्न माध्यमों से भी इसको हम सभी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत बेसिक से पॉइंट्स कवर्ड हैं कि हम ऑनलाइन ठगी से कैसे बचें और दूसरा हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को कैसे सेव कर लें। ये 2 मेन एरियाज हैं जो हमारे साइबर क्राइम में आते हैं। बरेली रोड में मंडी चौक क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने मार्बल्स व्यापारी को उस समय अपना शिकार बनाया जब वह शाम को अपनी दुकान बंद कर रहा था। 3 नकाबपोश बदमाश अचानक उसकी दुकान में घुसे और व्यापारी से तमंचे की नोक पर सारा कैश और मोबाइल लूट लिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी, एसपी, सिटी सहित पुलिस टीम मौके पर और इस घटना की तहकीकात भी शुरू कर दी है। एसएसपी सिटी डॉक्टर जगदीश चंद्र के मुताबिक पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। 8:30 बजे की घटना है। बरेली रोड पर 3 नकाबपोश लोग आए और वो श्याम मार्बल्स की दुकान में घुसे। वहाँ पे जो स्वामी हैं दुकान के, उनसे इन्होंने नकदी मांगी। उनके लगभग 2,000 रुपये थे और उनका मोबाइल लेके वो फरार हो गए हैं। पुलिस ने नाकाबंदी की है, इस समय सर्च करते हैं, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस जल्दी ही जो इसमें शामिल लोग हैं उनका पता लगा लेगी। यूपीसीएल के लेखाकार के पद पर कार्यरत संजीव कुमार को लेकर सोशल मीडिया का वायरल हुए वीडियो को लेकर सुर्खियों में भी है और इस वीडियो में एक व्यक्ति यूपीसीएल के लेखाकार पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर लेखाकार संजीव कुमार ने सफाई देते हुए कहा है कि ये वीडियो उनकी छवि को खराब करने के लिए वायरल किया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये काम उनके ही किसी सहयोगी द्वारा किया गया है जिनके हित के काम के लिए उन्होंने नहीं किया था। और संजीव कुमार ने यह भी कहा है कि वीडियो के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। संज्ञान में भी आया था जो ये जो आरोप हैं इनको मैंने सुना, पढ़ा भी है कि मैंने, ये पूर्ण रूप से सत्य हैं, निराधार हैं, इनका मैं खंडन करता हूं और इन आरोपों का मैं अपने एडवोकेट के माध्यम से सलाह मशवरा करके विधिक राय लेकर वैधानिक कार्रवाई करूंगा। स्टाफ के ही कर्मचारी, क्योंकि कुछ हैं कर्मचारी एक आध जिनका मैं कुछ समय मेरे साथ में रहे हैं, उनका कार्य वो उनके हित में ना करके मैं तो विभागीय हित में काम करता हूं। वो कहते जी मेरे हिसाब से करो, ऐसा नहीं होता ना। विभागीय हित में काम कर रहे हैं, हमें विभाग मेहनताना देता है, हमारा परिवार पलता है उससे। तो ये उनकी किसी की है कारस्तानी जिनको मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल परिवारों को पेयजल कनेक्शन मुहैया करवाने की दिशा में मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गरीब लोगों को मात्र 100 रुपए में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसकी शुरुआत के लिए शासनादेश के जारी हो गए हैं और कहीं ना कहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर सहायक अभियंता जुनैद गौड़ ने बताया है कि 23 जनवरी को अपर सचिव द्वारा जारी किए गए शासनादेश के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल निर्धन परिवारों को मात्र 100 रुपए में जल संयोधन उपलब्ध करवाया जाएगा और इसके लिए तत्काल प्रभाव से कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि कनेक्शन के लिए बीपीएल प्रमाण पत्र की कॉपी एवं आधार कार्ड और एक फोटो कॉपी देकर ही दिया जा सकता है। इसको शासन आदेश जारी हो, उसके बाद ये हमारे हेड ऑफिस पहुंचा, वहां से हम लोगों को मिला है। 1 वीक हो चुका है और हमने इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। जितने भी बीपीएल परिवार है, गरीब परिवार है, उन सब के लिए जो है शहरी क्षेत्र में 100 रुपए में उन्हें पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा और इससे आम आदमी को बहुत फायदा मिला, क्योंकि जो गरीब आदमी 4090 रुपए फीस थी वो नहीं दे पाते थे। और इसके लिए हमने रुड़की, भगवानपुर, झबरेड़ा, कलियर, मंगलौर सभी जगह जागरूकता अभियान चला रखा है और हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन हो जाए। अभी कुछ फाइलें आ गई हमारे पास, भगवानपुर झबरेड़ा में आ चुकी है और बाकी अभी प्रचार प्रसार होगा तो ये बढ़ेगा और लोगों को लाभ मिलेगा। हल्द्वानी शहर के लोगों को इस बार गर्मियों के मौसम में पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ सकता है, क्योंकि हालात बद से बदतर हो गए हैं। मार्च के महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि गोला नदी का जलस्तर महज 77 क्यूसेक रह गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में न सिर्फ सिंचाई का संकट होगा, बल्कि हल्द्वानी के लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए भी तरसना पड़ेगा। अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए तो 2019 में मार्च महीने में गोला नदी का जलस्तर 213 क्यूसेक था, जबकि 2020 की मार्च के महीने में ये 278 क्यूसेक जलस्तर था और 2021 यानी कि साल मार्च में महज 77 क्यूसेक पानी नदी में है। और इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में पानी को लेकर हाहाकार मच जाएगी। देखिए, जल स्तर तो गिर रहा है क्योंकि बारिश तो हुई नहीं है, लेकिन हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये भाबर का आपका एरिया है, जल स्तर वैसे ही नीचे गिरा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें कि बोरवेल्स हम लोग बनाएं जहाँ जहाँ आपके हैंड पम्प्स हैं। तो जैसे आपका नहर बह रहा है वहाँ पे, उसके आसपास बोरवेल बना के, बोरवेल होगा, बोरवेल जब बनेगा तो वो पूरा वाटर जितना नहर के आसपास का उसको रिचार्ज करेगा नीचे के, तो उस हिसाब से हम उसके जल स्तर को आगे जहाँ जहाँ पर हमारे हैंड पम्प्स लगे हुए हैं या ट्यूबवेल लगे हुए हैं, ऐसे स्थानों पर बोरवेल्स बनाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। गर्मी का सीजन अभी तक पूरी तरह से शुरू हुआ ही नहीं है, लेकिन डोईवाला की जनता को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। डोईवाला के बुलावाला गांव के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। आलम यह है कि ग्रामीणों को दूर दराज के हैंडपंप का सहारा लेना पड़ता था और पेयजल विभाग आंखें बंद करके लोगों की इस समस्या को निजात दिलाने के बजाय बार बार रिपेयरिंग का ढांढस बांध रहा है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण व जनप्रतिनिधि जल संसाधन के चक्कर भी काट चुके हैं, पर समस्या का हल नहीं हुआ है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र तड़ियाल के नेतृत्व में लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और शीघ्र समस्या के समाधान की मांग भी की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मांग पूरी ना हुई तो वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। अभी मोटर फूकने के बाद जो लो प्रेशर की लगातार समस्या बन रही है और लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। पानी का प्रेशर बिल्कुल लो है और कुछ घरों में तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं कि जो मोटर बदली करने की प्रक्रिया है उसमें ना तो किसी जनप्रतिनिधि को बुलाया जाता है उस समय पे, जब ये लोग मोटर उसमें बदलते हैं, पुरानी मोटरें लगा देते हैं रिपेयरिंग मोटर, और कितने एचपी की मोटर लगाई जाती है, कितनी एचपी की लगनी चाहिए, ये भी एक टेक्निकल समस्या शायद हो सकती है। और विभाग को मैं समझता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि हैं और गाँव के कोई सम्मानित लोग हैं, उन्हें विश्वास में लेके ही मोटर जब बदली होती है तो उन्हें बुलाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि भाई हम ये नई मोटर बदल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो बदली गई है मोटर, तो ये पुरानी मोटर है, इन्होंने रिपेयर करके ही लगा दी, और पहले इसमें 20 एचपी की मोटर थी और अब शायद इन्होंने 10 एचपी की मोटर लगाई है, जो कि लो प्रेशर की समस्या उसकी कारण आ रही है।
डोईवाला ब्लॉक के थाना क्षेत्र में रामनगर डांडा गांव में शहीद नरपाल सिंह मोटर मार्ग की हालत पिछले लंबे समय से काफी खराब है। सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने सड़क बनाने की मांग को लेकर आंदोलन भी किया था, जिसके बाद शासन प्रशासन ने ग्रामीणों के आंदोलन का संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई की। मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने लोक निर्माण विभाग व वन विभाग थानों के बीच चल रहा विरोध खत्म भी करवाया और विभाग को समन्वय बनाकर सड़क निर्माण के निर्देश दिए, जिसके बाद अब लोक निर्माण विभाग ने गांव की सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। सर खुशी तो बहुत ज़्यादा है, सरकार का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे और सरकार ने हमारी बात मानी और हमारा संघर्ष भी जो है रंग लाया। ये 20 साल से ये रोड नहीं बन पाई थी, तो अभी हम सब गाँव वाले उत्साह में हैं और अभी हम लोग भी खुद इसमें देख रेख कर रहे हैं कि ये रोड पे कार्यक्रम कैसे चल रहा है और हम लोग सब अपने आंखों के सामने ये काम कर रहे हैं। मीडिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मीडिया इसी तरह से कार्यक्रम करती रहे तो शायद मैं समझता हूँ कि एक दिन उत्तराखंड खुशहाल व उन्नत बन जाएगा। और मार्ग ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि ये बहुत गाँवों को जोड़ता है। ये मार्ग इसमें कम से कम 5-6 ऐसे गाँव हैं जिन गाँवों को ये मार्ग जोड़ता है। इनके नाम पर है और ये मार्ग जो है शहीद नरपाल सिंह रामनगर डांडा थानोमा। कौन थे नरपाल सिंह? शहीद नरपाल सिंह हमारे ही ग्रामवासी थे और गांव के ही आदमी थे। वो आर्मी में कारगिल युद्ध। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार द्वारा 119 वर्ष पूर्व करने के साथ ही वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने बताया कि गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद महाराज की 1902 में कांगड़ी गांव गुरुकुल की स्थापना भी की थी और उस समय गुरुकुल में पुस्तकालय के स्थापित भी किया गया था। तब से इस पुस्तकालय में लगातार दुर्लभ ग्रंथों, वेदों, पांडुलिपियों और छात्रों को पढ़ाने के लिए पुस्तकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि वार्षिक उत्सव में पादप कुंभ से जोड़कर एक संदेश देने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन के जरिए देश विदेश से लोग जो यहाँ भी नहीं पहुंच पाए हैं उन्हें भी कुंभ के बारे में बताया जा रहा है। मार्च है और आज के दिन स्वामी श्रद्धानंद 119 वर्ष पहले गुरुकुल कांगड़ी, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ, तो कांगड़ी गांव में वो पधारे थे अपने छात्रों के साथ। तो उस दिन से ही हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं और चूँकि स्नातकों का भी हम लोगों ने यही दिन घोषित किया हुआ है, ये स्नातक दिवस भी हमारा मनाया जाता है। क्या आज ये है कि हम इस देश के लिए संदेश देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की जो एक प्रतिष्ठा रही है और शिक्षा नीति रही है और आचार विचार की भी एक शिक्षा रही है, इसका पूरे देश में इसके माध्यम से प्रसार और प्रचार हो कि जो हमारे देश की अस्मिता है, जो हमारे देश की वैभवता है, वो शिक्षा के माध्यम से और जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसके माध्यम से हम इसको आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट लोग आए हुए हैं और ये सिर्फ वानगी भर है। हमने एक ऑनलाइन कंपटीशन भी किया था जिसमें यहाँ हरिद्वार से और आसपास के स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें प्रतिभागी छात्र जो हैं वो विनर्स भी घोषित हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करने वाले 5 साल से लेकर वयोवृद्ध तक इसमें भाग ले रहे हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की आर्ट और एग्जीबिशन से हमारी संस्कृति को बल मिलता है। राजधानी देहरादून के दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान भी किया। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मोसैनी ने कहा है कि इस तरह के रक्तदान शिविर का आयोजन होना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बचाया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिला इकाई के आयोजन से लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। व्यापार मंडल के कार्यकर्ता ने कहा कि वो पिछले लंबे समय से कैंप लगा रहे हैं और जिसे आज भी लगाया गया है। वो आपको ये भी बता दें कि व्यापार मंडल के रक्तदान शिविर में पहुंचे जेके न्यूज चैनल के देहरादून संवाददाता धनराज गर्की ये जाकर ये रक्तदान भी किया है। लालकुआं के हल्दूचोड़ स्थित पॉल स्टोन इंडस्ट्री के मुख्य गेट के बाहर ट्रक चालकों एवं परिचालकों में हंगामा किया गया। इस दौरान चालकों ने स्टोन इंडस्ट्री संचालकों पर उनका शोषण करने का आरोप भी लगाया और इन लोगों का आरोप था कि कंपनी ना तो पीएफ काटती है और ना ही उन्हें ईएसआई की सुविधा देती है। इसके साथ ही इन लोगों ने ड्यूटी की अवधि 12 घंटों से कम करके 8 घंटे करने की भी मांग की है।
माने पे वजन का माने पे हम लोग अंदर गए थे। मैं अंदर गया हुआ था तो मालिक मुझसे बोला कि ड्राइवरों की क्या औकात है वगैरह वगैरह में हर चीज़ में हमको दबाया जाता है। हमारे ना एएसआई करता ना पीएफ करता। कई वर्षों से नौकरी करने वाले आदमी को कुछ नहीं कर रहा है ड्राइवरों का। सिर्फ ड्राइवरों के साथ ही ये व्यवहार हो रहा है और किसी के साथ नहीं होता व्यवहार। ये साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। माल कम आने पर हाजिरी नहीं लगाई जाती है, माल ज़्यादा आने पर हाजिरी लगाई जाती है। सिर्फ ड्राइवरों के साथ ही ये क्यों होता है, हम ये पूछना चाहते हैं सिर्फ। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।